हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू पैरामेडिकल स्टडी पॉइंट। आई एम पूजा मीना। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमारी आरआरबी एग्जाम की प्रिपरेशन की सीरीज हमने स्टार्ट कर रखी है। तो आज हम डिस्कस करने वाले जनरल फिजियोलॉजी के क्वेश्चन। वैसे मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था, क्लिनिकल पैथोलॉजी के बारे में बताया था, हेमाटोलॉजी के बारे में बताया। आज हम फिजियोलॉजी के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि आप लोगों को इस सीरीज़ में कंटिन्यू बने रहना है, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए डेली हर एक टॉपिक से रिगार्डिंग क्वेश्चंस लेके आ रही हूँ, एमसीक्यूज़ के, जो कि आपके आरआरबी एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। अगर आप लोग पहली बार मेरे यूट्यूब चैनल पे आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें एंड ताकि और जो बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आपको सारे नोटिफिकेशन आ जाए एंड अपने दोस्तों के साथ में भी डेफिनेटली आप लोग शेयर करें। देखो, फर्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज ह्यूमन फिजियोलॉजी। देखो, बेसिक से स्टार्ट करती हूँ मैं मेरे हर एक वीडियो के अंदर, ताकि आप लोगों को हर एक डिटेल समझ में आए कि किस तरीके से लेवल अप आप लोगों को करना है। ठीक है, तो व्हाट इज ह्यूमन फिजियोलॉजी। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा ये कि ह्यूमन फिजियोलॉजी एक्चुअली में होती क्या है। फर्स्ट ऑप्शन हमारे पास में कि ह्यूमन फिजियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ द फंक्शन ऑफ द बॉडी पार्ट्स। ह्यूमन फिजियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म, microscopic organism. Human physiology is the study of the mind and the behavior. Human physiology is the study of the structure of the animal. तो क्या ह्यूमन फिजियोलॉजी इनमें से किस पे डिपेंड करती है। देखो, ह्यूमन फिजियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ द फंक्शन ऑफ द बॉडी पार्ट्स। देखो, बॉडी पार्ट्स की जो फंक्शंस होते हैं उसकी स्टडी को बेसिकली हम ह्यूमन फिजियोलॉजी बोलते हैं। एंड माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म की स्टडी को बेसिकली क्या बोला जाता है, माइक्रोबायोलॉजी बोला जाता है। माइंड एंड बिहेवियर की जो स्टडी होती है उसको बेसिकली हम साइकोलॉजी कहते हैं। एंड एनिमल स्ट्रक्चर की जो स्टडी होती है, ठीक है, उसको बेसिकली आप या तो अगर आप स्मॉल एनिमल्स की बात करें तो साइटोलॉजी में जा सकते हो, एंड अगर आप लार्ज एनिमल्स की बात करें तो आप वेटनरी जो होता है उसमें जा सकते हो। ठीक है, तो हमारा जो आंसर होगा फर्स्ट वाला होगा। ठीक है, फंक्शन ऑफ द ह्यूमन बॉडी पार्ट्स या फिर बॉडी पार्ट्स। ठीक है, बेसिकली ह्यूमन बॉडी पार्ट्स, क्योंकि फिजियोलॉजी बेसिकली अपन यहाँ पे हम बात करें सिर्फ ह्यूमन फिजियोलॉजी की बात करेंगे। ठीक है, एनिमल्स की रिगार्डिंग हम यहाँ पे बात नहीं करेंगे। नेक्स्ट है फादर ऑफ द फिजियोलॉजी। ठीक है, अब फिजियोलॉजी के फादर किसको कंसिडर किया है, तो हीरोफाइलस को कंसिडर किया था, क्लाड बर्नर्ड को कंसिडर किया था, रॉबर्ट हुक को या फिर लेवन हॉक को कंसिडर किया गया था। तो ये आपको कुछ क्वेश्चंस आपको रिमेंबर करने होंगे या लर्न करने होंगे, तो इसका आंसर हमारा बी जाने वाला है। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चन आपको याद करने ही पड़ेंगे। नेक्स्ट है द स्ट्रक्चरल एंड द फंक्शनल यूनिट ऑफ द लाइफ स्कॉल। ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है लेकिन कई बार एग्जाम्स में पूछा गया क्वेश्चन है। तो एग होता है, न्यूक्लियस होता है, सेल होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है। ठीक है, एग होने से रहा, न्यूक्लियस को बेसिकली हम जो है स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ कंसिडर नहीं करते। हाँ, डीएनए की रिगार्डिंग बात होती तो हम इसको कंसिडर कर सकते थे। माइटोकॉन्ड्रिया को भी हम कंसिडर नहीं करते हैं। द सेल, बिकॉज बेसिक लाइफ स्टार्ट होती है कहाँ से, ठीक है, सेल से। सेल के बाद क्या बनते हैं आप लोगों को पता होगा, टिश्यूज़ बनते हैं। ठीक है, आफ्टर दैट टिश्यूज़ के बाद में क्या बनते हैं, ऑर्गन्स बनते हैं। ठीक है, देन ऑर्गन्स के बाद में ऑर्गन सिस्टम बनता है। तो आंसर हमारा जाएगा सी, आंसर जो जाएगा वो सी जाएगा। ठीक है, कि किसको कहा जाता है, स्ट्रक्चरल एंड द फंक्शनल यूनिट ऑफ द लाइफ इज कॉल्ड द सेल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं कंट्रोल यूनिट ऑफ सेल इज। सेल की जो सेल होता है वो बेसिकली किसके थ्रू कंट्रोल किया जाता है। ठीक है, जैसे कि अभी आप लोगों को पता लग गया कि सेल क्या है, सेल स्ट्रक्चर फंक्शनल यूनिट है। लेकिन अब सेल को एक्चुअली कौन कंट्रोल करता है, क्या सेल वॉल कंट्रोल करती है, तो नहीं करती है। प्लाज्मा करता है कि नहीं करता है। एंड द न्यूक्लियस, जस्ट मैंने आप लोगों को बताया था कि सेल के अंदर भी क्या होता है, बहुत सारी चीज़ें होती है। ठीक है, जैसे साइटोप्लाज्म, माइटोकॉन्ड्रिया है, ठीक है, न्यूक्लियोप्लाज्म है, जो अलग अलग चीज़ होती है, राइबोसोम्स होते हैं, सबके अलग अलग फंक्शंस होते हैं। वहीं पे जैसे सेल के अंदर एक क्या होता है, एक न्यूक्लियस होता है। ठीक है, उसका ये जो एम्प्टी स्पेस दिख रहा है ये आपको साइटोप्लाज्म है। ठीक है, एंड दिस स्पेस इज द न्यूक्लियस। ठीक है, तो बेसिकली कंप्लीट सेल को, या जैसे अपने ह्यूमन बॉडी को कौन कंट्रोल करता है, माइंड कंट्रोल करता है। ठीक है, नहीं, जो ह्यूमन बॉडी को बेसिकली कौन कंट्रोल करता है, ब्रेन कंट्रोल करता है। वैसे एक सेल को कौन कंट्रोल करता है, सेल को न्यूक्लियस कंट्रोल करता है। ठीक है, सेल को कौन कंट्रोल करता है, न्यूक्लियस जो है वो कंट्रोल करता है। नेक्स्ट, सेल इज डिस्कवर्ड बाय। बेसिकली सेल को किसने डिस्कवर किया था, तो चार्ल्स डार्विन ने करा था क्या, नहीं। चार्ल्स डार्विन की जो थ्योरी थी वो कौन सी थी, एवोल्यूशन की बात की थी। किसने, चार्ल्स डार्विन ने एवोल्यूशन के बारे में डिस्कशन किया था। देन रॉबर्ट ब्राउन, देखो रॉबर्ट ब्राउन ने डिस्कवर किया था क्या, नहीं। रॉबर्ट ब्राउन ने क्या डिस्कवर किया था, सेल के अंदर जो प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस।
ठीक है, वो हमारे रॉबर्ट ब्राउन जी ने डिस्कवर किया था। नेक्स्ट रॉबर्ट हुक, क्या रॉबर्ट हुक ने डिस्कवर किया था? लेट वी डिस्कस। एंड नेक्स्ट है गेर्गर मेंडल। ठीक है, मेंडल के बारे में आप सबको डिटेल में पता है कि ठीक है, मेंडेलियन थ्योरी पूरी इसने दी थी। पी के ऊपर जो मटर के दाने होते हैं वो किस तरीके से कंट्रास्ट चेंज करते हैं, क्या क्या होता है, सारी डिटेल्स आप लोगों को पता है। तो आंसर विल बी गो दी सी ऑप्शन, यानी रॉबर्ट हुक जो है उन्होंने डिस्कवर करा था किसको? सेल को उन्होंने ही डिस्कवर किया था। ठीक है, तो आंसर हमारा सी हो जाएगा। नेक्स्ट है सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड। सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म को क्या कहा जाता है? यूनिसेलुलर कहा जाता है, मल्टी सेलुलर कहा जाता है, बोथ ऑफ देम या नन ऑफ देम? ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, आप लोगों को पता है, यूनिसेलुलर कहा जाता है। ठीक है, सिंगल सेल के ऑर्गेनिज्म को हम क्या कहते हैं? जैसे कि बैक्टीरिया हो गए, बहुत सारे स्मॉल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनको अपन क्या कहते हैं? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं। मल्टी सेलुलर में जैसे कि आप लोगों को पता है हमारे यहाँ पे ह्यूमन बींग्स आ जाएंगे, एनिमल्स आ जाएंगे, रेप्टाइल्स आ जाएंगे, मैमल्स आ जाएंगे, सारे मल्टी सेलुलर, यानी एक से ज़्यादा जिसके पास में ऑर्गन सेल्स वगैरह हैं उसको मल्टी सेलुलर कहते हैं। जिसके पास में सिर्फ सिंगल सेल है, जैसे अमीबा में क्या होता है? एक ही सेल डिवाइड होता है, 2 नई डॉटर सेल्स बनती हैं। ठीक है, अगेन ये फिर डिवाइड होगा, फिर इसकी डॉटर सेल्स बनती है। तो एक सिंगल सेल से डिवीजन जिसको होता है उसको यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कहा जाता है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनल आर साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। कौन सा सेल ऑर्गेनल्स जो हैं सिंथेसाइज करता है प्रोटीन को? ठीक है, या फिर प्रोटीन की सिंथेसाइज होने की साइट कौन सी होती है? ठीक है, क्या गोल्जी कॉम्प्लेक्स होता है? आप लोगों को पता है गोल्जी कॉम्प्लेक्स बेसिकली क्या बनाता है? कार्बोहाइड्रेट्स जो होता है उसको बनाने के लिए गोल्जी बॉडी का मेन एक फंक्शन होता है। उसके अलावा जो गोल्जी बॉडी क्या करता है आप लोगों के लिए यहाँ पर मतलब ये क्या होता है बेसिकली, जो प्रोटीन एंड पॉलीसेकेराइड्स जो होते हैं ना, जो उनको ना कॉन्सेंट्रेट करने में हेल्प करता है। ठीक है, और कुछ भी ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है गोल्जी कॉम्प्लेक्स या गोल्जी बॉडी जो होता है। ठीक है, नेक्स्ट राइबोसोम को आप लोगों को इसके बारे में पता है कि प्रोटीन सिंथेसिस का ये काम करता है। ठीक है, जो कि हम यही देखना चाह रहे हैं कि प्रोटीन का सिंथेसिस कहाँ पर होता है। ठीक है, तो प्रोटीन सिंथेसिस का काम करता है। लाइसोजाइम का काम क्या होता है? कोई भी फॉरेन पार्टिकल, ठीक है, अनवांटेड कोई भी अनवांटेड माइक्रो ऑर्गेनिज्म वगैरह जो भी अपनी बॉडी में एंटर हो गए उनको रिमूव करने का काम लाइसोजाइम करता है। एंड द माइटोकॉन्ड्रिया बेसिकली क्या काम करता है? माइटोकॉन्ड्रिया का जो मेजर काम होता है वो जो होता है ट्रांसपोर्टेशन, या फिर कोई भी जो होता है ना ट्रांसपोर्टेशन, मेजरली ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है, या फिर कोई भी फूड को छोटे छोटे पार्टिकल्स में कन्वर्ट करने में भी हेल्प करता है, क्योंकि इसके पास भी खूब सारे एंजाइम्स वगैरह जो होते हैं। तो इसका जो हमारा आंसर चला जाएगा वो आंसर नंबर बी चला जाएगा। ठीक है, यानी प्रोटीन सिंथेसिस का काम कौन करता है? राइबोजाइम करता है। बहुत बेसिक क्वेश्चन, लेकिन आप लोगों को एग्जाम के टाइमिंग में आप लोग भूल जाते हो। ठीक है, नेक्स्ट, व्हाट इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ द क्रोमोसोम। क्रोमोसोम की फंक्शनल यूनिट जो होती है वो किसे कहा जाता है? ठीक है, क्रोमोसोम की फंक्शनल यूनिट किसे कहा जाता है? तो हम बात कर रहे हैं यहाँ पर क्रोमोसोम की। ठीक है, आरएनए को क्रोमोसोम की फंक्शनल यूनिट कहा जाता है? नहीं कहा जाता है। डीएनए को कहा जाता है? नहीं कहा जाता है। आरएनए डीएनए बहुत है क्या? नहीं, वो भी नहीं है। देन जीन विल बी दी जो है फंक्शनल यूनिट ऑफ द क्रोमोसोम। ठीक है, क्रोमोसोम की सबसे बेसिक जो यूनिट होती है, यानी डीएनए की भी जो सबसे बेसिक यूनिट जो होती है वो क्या होती है? जीन्स होते हैं। ठीक है, सबसे पहले जीन्स होते हैं, फिर डीएनए बनता है, फिर डीएनए के बाद में जो होती है जिसको अपन वो साइटोकाइनेसिस के थ्रू या कैरोकाइनेसिस के थ्रू अलग अलग सेल्स की फॉर्मेशंस होती है, फिर उसके बाद में क्रोमोसोम्स बनता है, तो उस तरीके से वो लास्ट होती है। तो सबसे बेसिक स्टार्ट कहाँ से होता है? जीन से ही सारी चीज़ें जो बेसिक चीज़ें स्टार्ट होती हैं। ठीक है, तो जीन विल बी दी फंक्शनल स्ट्रक्चर यूनिट ऑफ द क्रोमोसोम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में है क्वेश्चन नंबर 9। सेल शेप एंड मोटालिटी इज मेंटेन बाय। सेल की शेप किससे मेंटेन होती है? गोल्जी apparatus मेंटेन करता है कि गोल्जी apparatus मेंटेन नहीं करता है? माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है, जो एनर्जी प्रोवाइड करने का काम करता है। न्यूक्लियस क्या करता है? सेल में चेक करता है कि कोई भी कोई भी मिस्टेक वगैरह तो नहीं हो गई है, तो उसका काम नहीं होता। देन लास्ट में हमारे पास में साइटोस्केलेटन के नाम से ही क्लियर होता है कि स्केलेटन का मतलब क्या होता है? टू मेंटेन समथिंग इन देयर पर्टिकुलर स्ट्रक्चर। जैसे कि ह्यूमन बॉडी भी क्या होती है? एक पूरी साइटोस्केलेटन स्ट्रक्चर से जो होती है कंप्लीटली प्रिपेयर्ड होती है, बनती है। ठीक है, जो उसको एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है। वैसे ही क्या होता है एक सेल को कंप्लीट शेप में उसकी मोबिलिटी को मेंटेन करने के लिए जो चीज़ होती है उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं साइटोस्केलेटन। तो आंसर विल बी द डी।
नेक्स्ट, सेल ड्रिंकिंग इज ऑल्सो नोन एज दी। सेल ड्रिंकिंग किसको कहा जाता है? क्या एक्सोसाइटोसिस को कहा जाता है, ऑस्मोसिस को कहा जाता है, पिनोसाइटोसिस को कहा जाता है, फिर फेगोसाइटोसिस को कहा जाता है? तो बेसिक सी बात है, पिनोसाइटोसिस को कहा जाता है, ये आपको याद करना पड़ेगा कुछ, क्योंकि एक्सोसाइटोसिस में क्या होता है, लार्ज मॉलिक्यूल्स को बॉडी से बाहर निकाला जाता है जो कि अनवांटेड होता है। ऑस्मोसिस में क्या होता है, फिल्टर किया जाता है, ठीक है, जैसे कि वाटर वगैरह जो होता है, ऑस्मोसिस की कमी को कंप्लीट किया जाता है। एंड पिनोसाइटोसिस विल बी द कंडीशन जिसमें क्या होता है कि ड्रिंकिंग जो प्रोसेस होता है, सेल ड्रिंकिंग प्रोसेस जो होता है उसको कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, सेल ईटिंग प्रोसेस। ये बहुत बेसिक क्वेश्चन लेकिन एग्जाम्स में आते हैं एंड वहाँ पर जाके आप लोग मिस्टेक करते हो, ठीक है। सेल ईटिंग क्या प्रोसेस होता है? एंडोसाइटोसिस इज दी, सेल के ही अंदर कोई सेल है, उसी के अंदर कोई फॉरेन ऑर्गेनिज्म आ गया, उसको खत्म कर देना, उसको मार देने वाले प्रोसेस को क्या कहा जाता है? एंडोसाइटोसिस कहा जाता है, ठीक है। एक तरीके से ये भी पार्ट होता है, लेकिन यहाँ पर डेफिनेटली अगर हम बात करें तो फेगोसाइटोसिस एक ऐसा प्रोसेस होता है इसमें सेल को ही, सेल के अंदर किसी फॉरेन पार्टिकल को अंदर ही खत्म करने वाला प्रोसेस को क्या कहा जाता है? फेगोसाइटोसिस कहा जाता है। दैट कॉल्ड द सेल ईटिंग कहा जाता है, ठीक है। सेल ही अपने अंदर किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को खत्म कर सकता है, अपने आप को भी खत्म कर सकता है, ठीक है। पिनोसाइटोसिस अभी जस्ट मैंने आप लोगों को बताया था, सेल ड्रिंकिंग को बोला जाता है। नेक्स्ट है सिंगर एंड द निकोल्सन आर एसोसिएटेड विद। ये दोनों साइंटिस्ट बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, किससे एसोसिएटेड होते हैं? तो फर्स्ट, क्या इन्होंने फ्लूइड मोज़ेक मॉडल दिया था, या सेल मेम्ब्रेन थ्योरी दी थी, या सेल थ्योरी दी थी, या क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ द इनहेरिटेंस इसने दिया था? तो इन साइंटिस्ट ने दिया था फ्लूइड मोज़ेक मॉडल जो था वो इनके द्वारा दिया गया था, जिसमें बेसिकली मेम्ब्रेन के बारे में बताते हैं कि एक मेम्ब्रेन होती है, ठीक है, एक तरफ लिपिड्स होते हैं, एक तरफ प्रोटीन, एक तरफ बीच, सॉरी साइड में क्या होता है, प्रोटीन्स होते हैं, बीच में लिपिड्स की मेम्ब्रेन होती है, ठीक है, जो कि प्रोटीन्स जो होते हैं कैरियर का काम करते हैं, फ्लूइड या किसी भी को बॉडी से इस तरफ से उस तरफ ट्रांसफर करने का काम करते हैं। दैट एंटायर मॉडल कॉल्ड द फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। वैसे तो मैंने ह्यूमन फिजियोलॉजी के भी लेक्चर्स बना रखे हैं, अगर आप लोग चाहो तो वो देख सकते हो मेरे यूट्यूब चैनल के अंदर, तो लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, आप चाहो तो देख लेना, ठीक है। तो आंसर विल बी देयर ए ऑप्शन। नेक्स्ट हमारे पास में विच सेल इज द मोस्ट इवेंटफुल पीरियड ऑफ द सेल साइकिल। सेल साइकिल के अंदर सबसे इवेंटफुल जो पीरियड होता है वो कौन सा होता है? देखो बेसिकली एक बार डायग्राम में हम समझ लेते हैं कि इवेंटफुल का मतलब हम यहाँ पे क्या डिस्कशन करना चाह रहे हैं, ठीक है। इवेंट का मतलब होता है कि लाइक बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज़ जहाँ पर हो रही है, ठीक है, वहाँ बहुत ज़्यादा वर्क किया जा रहा है। तो बेसिकली सेल साइकिल क्या होती है, कंप्लीटली मेजरली जो होती है दो फेज में डिवाइड होती है, एक होती है इंटरफेस, एक होती है एम फेज, ठीक है। इंटरफेस में बेसिकली 3 फेजेस आती है, G1, S और G2 फेज होती है। एम फेज के अंदर जिसको माइटोसिस भी कहा जाता है या फिर आप एम फेज भी कहते हो, उसके अंदर बेसिकली 4 फेसेस होती है, जैसे कि आपको दिख रहा है, प्रोफेज हो गई, मेटाफेज हो गई, एनाफेज, टीलोफेज हो गई, ठीक है। उसको सेल डिवीजन फेज बोला जाता है। अब देखो इवेंटफुल का मतलब क्या होता है? इवेंट का मतलब कुछ भी चीज़ों का डिवीजन होना, क्योंकि हम डिवीजन की बात करें, इवेंट का मतलब हमारे यहाँ पे डिवीजन होना। तो सबसे ज़्यादा सेल डिवीजन आपको किस फेज में देखने को मिल रहा है? तो अगर हम यहाँ डायग्राम में समझो, सेल डिवीजन हमें देखने को मिल रहा है किसमें? इस वाले फेज के अंदर, जो हमारी, ठीक है, एम फेस है, जिसके अंदर हमें क्या दिख रहा है, सबसे ज़्यादा डिवीजन देखने को मिल रहा है, ठीक है। या माइटोसिस फेस है, उसके अंदर सबसे डिवीजन देखने को हमें मिल रहा है, ठीक है। तो हम यहाँ पे बात करने वाले जो एस फेस है उसमें इतना नहीं हो रहा है। सेकंड जो हमारे पास में है एम फेस, दैट विल बी आवर आंसर। तो आंसर जो हमारा होगा वो एम फेस होगा, ठीक है। G2 फेस में भी नहीं हो रहा, G1 फेस में भी इतना डिवीजन नहीं हो रहा है। यहाँ पे अदर एक्टिविटीज़ होती है जिनको हम अगले क्वेश्चन में या फिर जो भी हमारे फर्दर क्वेश्चन है उसमें डिस्कशन करेंगे। नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द फिनोमेना ऑफ द न्यूक्लियर डिवीजन इज नॉन एज। न्यूक्लियर डिवीजन के फिनोमेना को क्या कहा जाता है, ठीक है। साइटोकाइनेसिस किसको कहा जाता है? साइटोकाइनेसिस होता है जो साइटोप्लाज्म के डिवीजन का प्रोसेस होता है, उसको साइटोकाइनेसिस कहा जाता है। बेसिक एक सेल है, इसके अंदर का साइटोप्लाज्म डिवाइड हो रहा है, उसको अपन साइटोकाइनेसिस कहेंगे। अगर न्यूक्लियस का डिवीजन हो रहा है, इसको अपन क्या कहेंगे? कैरियोकाइनेसिस। तो ये चीज़ आपको याद करनी पड़ेगी गाइस। तो कैरियोकाइनेसिस उसको कहा जाता है। आंसर विल बी द डी। नेक्स्ट है, ड्यूरिंग सेल ग्रोथ डीएनए सिंथेसिस टेक्स प्लेस इन। देखो डीएनए का सिंथेसिस कहाँ पे होता है, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन बहुत बेसिक क्वेश्चन है साथ का साथ में, ठीक है। तो आप लोगों को पता होगा
कि जो एस फेस होती है, ठीक है, एस फेस में क्या होता है, एस फेस के अंदर मोस्टली ही देखो, पहले आप लोगों को पता है G1 फेस होती है, फिर एस होती है, फिर उसके बाद में G2 फेस होती है, देन हमारे पास में एम फेस होती है। G1 फेस में बेसिकली क्या होता है, सिर्फ सेल जो है ना डिस्कशन करते हैं कि उसको कहाँ कहाँ कौन कौन से स्टेज में डिवीजन होता है। देन उसके बाद एस फेस होती है। एस फेस जो होती है सबसे इंपॉर्टेंट फेस होती है फॉर द DNA, क्योंकि यहीं पे क्या होता है, DNA का डुप्लीकेशन होता है। क्या होता है, DNA का डुप्लीकेशन होता है, यानी DNA जो है वो अपने आप को, उसका DNA जो है वो क्या करेगा, अपने आप का जो मटेरियल है, ठीक है, उसका जो भी अंदर मटेरियल है, क्रोमेटिन या जो कुछ भी अंदर उसमें पड़ा हुआ है, उसको वो क्या करेगा, डबल करेगा, ठीक है। तो इसीलिए हम क्या कहते हैं, इसीलिए हम कहते हैं कि जो DNA का जो ग्रोथ होता है वो कौन से फेस में होता है, वो एस फेस में होता है, ठीक है। एम फेस में तो पूरे सेल डिवीजन तक पहुंच जाता है। जो G2 फेज होती है उसमें बेसिकली क्या होता है, साइटोप्लाज्म अपने आप को इंक्रीज करता है। क्यों इंक्रीज करेगा साइटोप्लाज्म, जैसे मैंने आपको बताया G1 फेज में पहले क्या होता है कि सेल प्रिपेयर होता है। G2 फेज में अब DNA का डुप्लीकेशन हो गया, अगर DNA डबल होने लग गया तो G2 फेज में क्या करेगा, बेसिक सी बात है, क्रोमोसोम को, सॉरी, साइटोप्लाज्म को अपनी जो है शेप को इंक्रीज करना पड़ेगा, क्योंकि तभी तो वो ज़्यादा DNA मटीरियल को अपने अंदर स्टोर कर पाएगा, ठीक है। तो आंसर विल बी दी एस, सॉरी मतलब ए, ठीक है। विच ऑफ द सेल इज द लॉन्गेस्ट फेज ऑफ द सेल साइकिल, सेल साइकिल के अंदर सबसे लॉन्गेस्ट फेज किसको कहा जाता है, ओके। एम फेज होती है, एना फेज होती है, इंटरफेस होती है, टीलोफेज होती है। देखो अगर आपको नाम कहीं पे भी इंटरफेस दिख गया ना और लॉन्गेस्ट फेज पूछ लिया ना, आपको इंटरफेस बोलना है, ठीक है, आपको कुछ सोचना ही नहीं, क्योंकि ठीक है, G1 एस और G2 जो फेस हमारी ये पूरी है, वो सारे के सारे इंटरफेस का प्रोसेस होता है, ठीक है। एम फेस के अंदर ये बाकी जो सारी प्रोसेस होती है वो M1 का फेस होता है, ठीक है, जिसमें एना, टीलो, ठीक है, प्रोफेस हो गई, मेटाफेज होगी, सारी की सारी इसमें आती है। तो आंसर विल भी आपका जो हो जाएगा इंटरफेस, ठीक है। लॉन्गेस्ट फेज होती है, इंटरफेस होती है। नेक्स्ट है, अरेंज द फेस ऑफ द प्रोफेस फर्स्ट इन ऑर्डर। प्रोफेस फर्स्ट जो होती है ना उसको आपको अरेंज करना है, ठीक है, आपको लर्न करना पड़ेगा बेसिकली, ठीक है। कौन कौन सी फेसेस होती है, तो जाइगोटीन होती है, लिप्टोटीन होती है, डिप्टोटीन होती है, ठीक है, पेनकाइमेटीन होती है। तो उनको किस तरीके से अरेंज होती है तो आपको लर्न करना पड़ेगा, ये मैं आपको बता देती हूँ, क्योंकि बेसिक चीज़ें लर्न करनी पड़ती कुछ कुछ, तो ठीक है। आंसर हमारा इसका जो होगा C नंबर का इसका आंसर होगा, जिसमें लेप्टोटीन, जाइगोटीन एंड पेकाइटिन और डिप्लोटीन होता है, ठीक है। नेक्स्ट है सोडियम पोटाशियम पंप इज अ टाइप ऑफ। सोडियम पोटाशियम पंप किस तरह का एक पंप है, क्या एंजाइम को कैरी करता है, प्रोटीन्स को कैरी करता है, कैटालाइट्स को कैरी करता है, ऑस्मोसिस में हेल्प करता है। तो बेसिकली ये प्रोटीन्स को कैरी करने में हेल्प करता है, ठीक है। नेक्स्ट, द एनर्जी फॉर द एक्टिव ट्रांसपोर्ट इज प्रोवाइड थ्रू दी, ठीक है, बेसिकली जो एनर्जी किसके थ्रू प्रोवाइड की जाती है एक्टिव ट्रांसपोर्ट सिस्टम के अंदर, केमिकल एनर्जी होती है, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट एनर्जी होती है, सेल सरफेस मेम्ब्रेन होती है, रेडिएंट सोर्स होता है। तो बेसिकली अगर आप यहाँ पे ATP लिखा होता तो आप लोग क्या करते हैं, उसको इजीली कर लेते। तो देखो ATP क्या होता है, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट का नाम होता है। तो आंसर विल भी आपका हो जाएगा B। नेक्स्ट हमारे पास में ट्रांसपोर्ट ऑफ द सोडियम एंड द हाइड्रोजन आयन इज एन एग्जाम्पल ऑफ सोडियम एंड द हाइड्रोजन जो है किस तरीके के ट्रांसपोर्टेशन का एग्जाम्पल है। तो बेसिकली ये आपको याद करना पड़ेगा, इट विल बी द एंटीपोड, ठीक है। डिफ्यूजन है नहीं, यूनिपोड है नहीं, एंटीपोड होता है, सिम्पोर्टनी है नहीं, ठीक है। अब आप लोगों को इसी तरीके के सिस्टमेटिक आप लोगों को क्वेश्चंस चाहिए, ठीक है, जहाँ पे आपको टॉपिक वाइज आप लोगों को क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, सब्जेक्ट्स वाइज देखने को मिलेंगे, यूनिट वाइज देखने को मिलेंगे। तो उसके लिए आप लोगों के लिए बेस्ट बुक मैं यहाँ पे रिकमेंडेड कर रही हूँ, दैट वाज द मेडिकल MCQs इन दी लेबोरेटरी, सॉरी मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी, जो हमारी बुक है उसका 3rd एडिशन मार्केट में कब का आ चुका है। तो अगर आप लोग चाहते हो तो इस बुक को परचेज करना तो आप डेफिनेटली परचेज कर सकते हो। इसका लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, एंड द इंस्टाग्राम पे हम जो है स्टोरी में मेंशन कर देंगे। इस बुक के अंदर आप लोगों को 7200 से भी ज़्यादा MCQs आप लोगों को देखने को मिलेंगे, सभी सब्जेक्ट्स के गाइस। तो प्लीज़ गो एंड चेक आउट द बुक एंड परचेज द बुक। मैं आपको इसलिए रिकमेंडेड करूँ क्योंकि इसमें आपको सब्जेक्ट वाइज भी आप कवर करो, देन सब्जेक्ट में यूनिट वाइज, यूनिट के अंदर भी आपके टॉपिक वाइज हम कवर करवा रहे हैं सारे क्वेश्चंस को। एंड आपको इसके अंदर खूब सारे जो पुराने पेपर्स हैं ना, वो सारे पेपर्स जो इसमें ऐड करे हुए हैं। तो यू शुड बी बाय दिस बुक। वैसे तो यहाँ पे जो है नंबर मैंने मेंशन कर रखे हैं, ठीक है,
आप डायरेक्टली उनके थ्रू कॉन्टैक्ट करके भी उनको मंगवा सकते हैं। एंड द नंबर मैंने यहाँ पे भी दोबारा मेंशन कर दिया, आपको अच्छे से दिख जाएंगे। एंड अगर आप लोगों को बुक लगे तो डेफिनेटली अगर आप परचेस करते हो, बुक अच्छी लगती है, उसके रिव्यू आप जरूर हमें वहीं जहाँ से भी परचेस करते हो ऑनलाइन, तो प्लीज़ आप रिव्यू डेफिनेटली प्रोवाइड करें, क्योंकि उससे हमें मोटिवेशन मिलता है। एंड अब हम इंस्टाग्राम फेसबुक पे जाके इसी हैंडल जो हमने मेंशन है, हमारा इंस्टाग्राम हैंडल जो हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया है, आप वो देख सकते हो और वहाँ जाके फॉलो कर सकते हो शॉर्ट वीडियोस के लिए। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई